अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, हर कले, your facilitator Ishtiyaq Ahmad is here with a new topic of plant physiology and biochemistry course. In previous lectures, we have discussed an important process, a very important process called respiration. In this video series, we will try to explain aerobic respiration. I would do my level best to make your concept crystal clear. So, start. Let's start the video. एरोबिक रिस्पायरेशन जी क्या है वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। पहले जी रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल और एक कम्प्लेक्स जो है पेचीदा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्ट करता है और वो ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, और उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जी कम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंगल स्टेप में नहीं होता। इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और बहुत सारे एंजाइम्स इसमें जो है वो चाहिए होते हैं और उसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस सर अंजाम पाता है। इसको आप ज़रा पढ़ लें। ए कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बातें हैं, आप इसको समझ रहे हैं। रेस्पायरेशन जो है वो होता कहाँ है? तो साइट ऑफ रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑर्गेनेली है और उसमें जो है ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पायरेशन 3 स्टेप्स उसके होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे वीडियोस में। 2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और एक स्टेप इसका रेस्पायरेशन का वो जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आप ये मुलाजा करें, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और वो जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनता है, एनर्जी उससे रिलीज होती है। तो ये तो आप मैट्रिक्स से अब आप 5th स्टैंडर्ड से लेके जो है आप जो है जूनियर क्लासेस से लेके हायर में ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये बनते हैं। तो होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया गया है, सेल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म में होता है, डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इसका जो है वो फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। और रिस्पायरेशन जो है इसके 2 स्टेप रिस्पायरेशन के वो यहाँ वो होते हैं। नेक्स्ट जो है रिस्पायरेशन को हमने डिफाइन कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन 2 किस्म का है, एक को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, दूसरे को हम दूसरा टाइप इसका एनाएरोबिक रिस्पायरेशन भी है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है और वो बैक्टीरियाज में हो सकता है, मसल्स जो टिश्यूज़ हैं उसमें हो सकते हैं और उसके जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल्स में बन सकता है, उसमें लैक्टिक एसिड बन सकता है। सही है। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम एरोबिक रिस्पायरेशन पर फोकस करेंगे। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो दूसरी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो 3 स्टेप में होता है जी। फर्स्ट जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, सेकंड जो है वो क्रेब्स साइकिल है और थर्ड इसका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ग्लाइकोलिसिस को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस ये रिस्पायरेशन का जो है फर्स्ट स्टेप है और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है रिस्पायरेशन का। ये और ये कहाँ होता है जी? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, इसमें जो है ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेस इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है उस पर एंजाइम एक्ट करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और रिजल्टेंट उसका जो है उससे 2 पायरुविक कंपाउंड पायरुविक एसिड जो है वो बनते हैं। ये सारा रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है। सही है।
आप जानते हैं ऑक्सीडेशन जो है मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, वो ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें ये दो प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन जो है ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और मुझे आप ये बात समझ रहे होंगे। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। उसमें अच्छे खासे जो है वो इंटरमीडिएट रिएक्शन आ जाते हैं, उसके थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं होता जी। आ जाते हैं जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ग्लाइकोलाइसिस का जो सारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है वो पढ़ते हैं। वो दिया गया है, आप जो है मुलाजा कर सकते हैं। देखिए जी, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दो स्टेजेस में या दो फेजेस में होता है। मेजर उसमें दो फेजेस इन्वॉल्व है। एक प्रेपरेटरी फेज है, इसको एक हम क्या कहते हैं, प्रेपरेटरी फेज। सही। और दूसरा जो है आपका वो एनर्जी यील्डिंग जो है वो फेज है। एनर्जी यील्डिंग फेज और प्रेपरेटरी फेज। ये आप कर्सर को मुलाजा करें, जो ये ऊपर वाले रिएक्शंस है ये सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका जो है ये क्या है, ये प्रेपरेटरी फेज में आ जाते हैं। प्रेपरेटरी फेज में ये देख लीजिए चार रिएक्शंस दिए गए हैं, एक दो तीन चार। प्रेपरेटरी फेज में चार रिएक्शंस होते हैं। सही। और एनर्जी यील्डिंग फेज में जो है वो पांच रिएक्शंस हैं। परफॉर्म पांच रिएक्शन होते हैं और वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो है वो पढ़ते हैं जी प्रेपरेटरी फेज को। उसमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है। एटीपी मॉलिक्यूल अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज को दे देता है, या आप यूँ कह लें कि काइनेज एंजाइम एटीपी से एक फॉस्फेट निकालता है और उसको ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ जो है वो ऐड करता है। ग्लूकोज चूँकि सिक्स कार्बन कंपाउंड है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। आप ये गिन लिए, ये सारे सिक्स कार्बन है। तो ये फॉस्फेट कहाँ अटैच होता है, कार्बन नंबर सिक्स पर ग्लूकोज के अटैच होता है। देख लिए आप इसको ज़रा, ये जो है ये क्लोज रिंग फार्मूला है और ये ओपन चेन में सेम, कुछ इसमें कोई और डिफरेंसेस नहीं है। ये रिंग शेप फार्मूला है, सही है। और ये जो है ओपन जो है वो में दिया गया है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सेम टू सेम C6H12 और सिक्स ये भी है, C6H12 और सिक्स ये भी है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो एटीपी का जो फॉस्फेट है वो कहाँ आया जी, वो कार्बन नंबर सिक्स पर अटैच हुआ। सही। नेक्स्ट स्टेप में जो है आइसोमेरेज एंजाइम है, वो जो है आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। किस तरह, वो कार्बन नंबर वन पर अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर वन से लेके कार्बन नंबर टू पर शिफ्ट कर देते हैं। देख लें आप यहाँ मुलाहिजा करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर टू पर है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर वन पर है। तो ये ग्लूकोज आपका अल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में जो है वो आपका कीटोन फंक्शन ग्रुप है। और दोनों का जो है मालिकुलर फार्मूला वो सेम टू सेम है, C6H12O6, उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन एक जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म में है और दूसरा कीटोन फॉर्म में है। अल्डिहाइड आप समझते हैं, या अगर नहीं समझे तो आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। भाई जब कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन आए और दूसरी साइड पर कार्बन आए, तो ऐसे कार्बोनाइल कार्बन को हम फिर क्या कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हमने पढ़ा कि इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर भी कार्बन और दूसरी साइड पर भी कार्बन आ जाए तो ये फिर अल्डिहाइड नहीं रहता, इसको हम जो है कीटोन कहते हैं। तो क्या कर आइसोमेरेज जो है कार्बन नंबर से कार्बोनाइल कार्बन को कार्बन नंबर टू पर शिफ्ट कर देता है। ये आप देख ले, बिल्कुल वाज़ेह दिया गया हुआ है। तो ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट नहीं रहा जी, अब ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है ये बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में जो है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट एक और एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है। और ये प्रोसेस कौन फैसिलिटेट करता है, एंजाइम काइनेज। काइनेज जो है एटीपी से एक फॉस्फेट रिमूव करता है और उसको जो है कार्बन नंबर वन से अटैच कर देता है। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के कार्बन नंबर वन पर, कार्बन नंबर सिक्स पर ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच है, दूसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर वन पर अटैच हुआ। तो फ्रक्टोज
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं रहा बल्कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना। अब दो फॉस्फेट में रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, वाज़ेह तौर पर वो आ गए हैं जी। सब्सिक्वेंट रिएक्शन में जो है अल्डोलेज एंजाइम है, अल्डोलेज आप इसको याद रख लें। वो आपका जो है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं दो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। बिल्कुल यहाँ जो है वो कट लगाता है, कर्सर को आप मुलाहिजा करें तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है जी, ये ब्रेक हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हम जानते हैं ये कार्बन नंबर 1 2 बॉन्ड नंबर 1 2 3। अब इस कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चौथे बॉन्ड की ज़रूरत है, तो क्या वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, देख लें यहाँ। और जो आपका रिजल्टेंट नीचे वाला ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन भाई कार्बन यहाँ भी जो है इसकी वैलेंसी 4 वही सेटिस्फाई करेगा ना, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ एक है तो वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेता है। सही देख ले इसको आप, अगर मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाता है। सही, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है, तो कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड और ऊपर इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो बिल्कुल आप जो है ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन में स्प्लिट हुआ, इसका ऊपर वाला जो कंपाउंड ग्रुप रहता है मॉलिक्यूल, वो क्या है, डाई हाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट कहलाता है। और नीचे जो है ये ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट है, ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच है। अच्छा जी, ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट में क्या फ़र्क है। डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट जो है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, देख ले, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बन के एक साइड पर कार्बन, दूसरी साइड पर कार्बन, तो ये का कीटोन कहलाता है ना। सही है। और ये जो आपका ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये अल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कार्बन फर्स्ट पोजीशन पर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन हुआ, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ जो है कार्बन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। यहाँ इस स्टेप पर जो है आपका प्रिपरेटरी फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा, एनर्जी यील्डिंग फेज जो है वो शुरू होगा, एनर्जी यील्डिंग फेज। तो एनर्जी यील्डिंग फेज भाई आपका ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होता है। यहाँ आप एक और बात भी जहन में रख ले, आपका ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे को जो है वो तब्दील हो सकते हैं। मतलब डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट से एंजाइम की मौजूदगी में ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है। इसी तरह ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से वापस डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट भी बन सकता है। ठीक है, एनर्जी यील्डिंग फेज में आपका ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एंटर करेगा। किस तरह आप जो है स्टेप वाइज इसको पढ़ते हैं जी। क्या होता है, ये जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स होते हैं, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम नाम से ज़ाहिर है वो हाइड्रोजन रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं। वो क्या कर देते हैं, डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। सही। और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, बहुत सारे होते हैं। फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H3PO4, H3PO4 जो है ये ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक हाइड्रोजन जो है वो ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट से रिमूव कर देते हैं, और दूसरे जो है दूसरा हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल H3PO4 मॉलिक्यूल से निकाल देते हैं। दो हाइड्रोजन हुए, वो दो हाइड्रोजन जो है वो एन ए डी प्लस को जो है वो डोनेट कर देते हैं, तो एन ए डी आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एन ए डी नहीं रहता बल्कि उससे NADH2 मॉलिक्यूल बन जाता है, वो एनर्जी मॉलिक्यूल है 3 ATP के वो बराबर है। सही, देख ले। तो जब ये डिहाइड्रोनेज ग्लाइसिरल्डिहाइड से हाइड्रोजन रिमूव कर गया, तो यहाँ कार्बन के साथ जो है वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए ये चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए होगा। फॉस्फेट से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वो भी वहाँ भी ऑक्सीजन अपने आप को जो है सेटिस्फाई करना चाहेगा। सही।
तो क्या कर देता है, फॉस्फेट जो है आपका जो है वो कार्बन से अटैच हो जाता है इस पोजीशन में। देखिए जी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन नीचे, सेम टू सेम है नीचे, लेकिन यह सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और वह उसकी हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली है, फॉस्फेट ग्रुप ने ले ली है, H3PO4 मॉलिक्यूल ने। तो ये मॉलिक्यूल आपका जो है ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं रहा, बल्कि इसको हम 1,3 फास्फोग्लाइसरेट कहते हैं। फास ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 1,3 फास्फोग्लाइसरेट में क्या फ़र्क है जी। ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, और 1,3 फास्फो ग्लाइसिलिक एसिड जो है आपका वो कार्बोक्सिलिक है। उसमें देख लेना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ C OH ग्रुप उसमें आ गया है ना, तो ये अल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज हुआ, तो वो कंपाउंड सारा का सारा चेंज हो गया, वो अल्डिहाइड नहीं रहा, बल्कि वो 1,3 फास्फोग्लाइसरेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में जो भी एंजाइम की मौजूदगी में होता है, एंजाइम काइनेज जो है 1,3 फास्फोग्लाइसरेट के कार्बन नंबर 1 से फास्फेट मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। सही, उसको रिमूव कर देते हैं और एडीपी के साथ उसको मिला देते हैं। ये कौन करता है जी, एंजाइम काइनेज। तो एडीपी से क्या बना, एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है, एटीपी से एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। और रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट जो कंपाउंड है वो क्या, वो जो है 1,3 फास्फोग्लाइसरेट से कन्वर्ट हो गया जी 3 फास्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसरिक एसिड को। कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट अटैच है, उसकी पोजीशन को आप मोलाइजा करें। ये देख ले, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, सही है, बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है। और साथ ही यहाँ जो है वाटर मॉलिक्यूल भी जो है वो ऐड होता है, सही है। वाटर में क्या होता है, HOH होता है ना, तो OH आपका बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ भाई, सही है, बॉन्ड आप यहाँ इसको कर ले, बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक हुआ, तो ये क्या HO रहा ना यहाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल में HOH होते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर का वो फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिजल्टेंट आपका, तो वो क्या होता है, उसके साथ हाइड्रोजन आ जाता है। इसको ज़रा समझ लिए, यहाँ जो है एडीपी प्लस फॉस्फेट है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन, एडीपी प्लस एडीपी के साथ जो है दो फॉस्फेट है ऑलरेडी, सही है, सॉरी, 2 फॉस्फेट है, उसके साथ तीसरा फॉस्फेट ये आ जाता है, सही है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, उसके थ्रू ये सारा कुछ होता है, सही। तो ये काइनेज ये फॉस्फेट जो है वो रिमूव कर देता है, वो एडीपी के साथ अटैच कर देता है, एडीपी से क्या बना, एटीपी बना। एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं, और रिजल्टेंट जो कंपाउंड रह गया उस एटीपी मॉलिक्यूल माइनस है जी, वो 3 फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल है, सही। होपफुली आप इसको जो है वो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हम जाते हैं यहाँ, आप नेक्स्ट रिएक्शन में देख ले, फास्फोग्लाइसी नेक्स्ट रिएक्शन ये 3 फास्फोग्लाइसरेट आपका, नेक्स्ट रिएक्शन में 3 फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट रिएक्शन में फास्फोग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो है उस पर म्यूटेज एक्शन करते हैं जी, म्यूटेज एंजाइम, सही है। तो म्यूटेज एंजाइम क्या कर देते हैं, वो कार्बन नंबर 3 से फास्फेट उठा के कार्बन नंबर 2 पर शिफ्ट कर देते हैं, कार्बन नंबर 2 पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, तो 3 फास्फोग्लाइसरेट से वो 2 फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है, ठीक है, 2 फास्फोग्लाइसरेट बना जी। ये 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है आप इसको हम क्यों कहते हैं, कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट अटैच है। नेक्स्ट जो है एनुलेज एंजाइम, एनुलेज एंजाइम जो है आपका, एनुलेज एंजाइम आपका, एनुलेज एंजाइम जो है वो आपके 2 फास्फोग्लाइसरेट से जो है वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देते हैं। एक तरफ ये देख लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ जो है हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एनुलेज इसको जो है वो रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो एक कार्बन से भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, तो ये कार्बन कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये देखिए जी, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है।
आप यहाँ देख लें, यहाँ ये हाइड्रोजन दिया गया है, पर ये सॉरी देखिए ये हाइड्रोजन दिया गया है, लेकिन ये गलती हुई है, ये ठीक नहीं है, ये वाटर की शक्ल में जो है वो रिमूव हुआ है आपका। सही है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी क्या है जी, 4 है, 2 बॉन्ड ये हुए, एक ये 3 और ये 4, बिल्कुल सेटिस्फाइड है ये वैलेंसी। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं जी, ये फास्फोइनोल पायरुवेट है, PEP। सही, नेक्स्ट रिएक्शन में फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ जो है काइनेज एंजाइम रिएक्ट करता है, रिएक्शन उस पर एक्शन करता है। काइनेज एंजाइम एडीपी, ये फॉस्फेट जो उसमें टू फास्फो टू कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये उठा के या फास्फोइनोल पायरुवेट से रिमूव करके एडीपी को दे देता है। एडीपी जो है कन्वर्ट हो जाता है एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल को। सही, और रिजल्टेंट कंपाउंड। अच्छा जी, अब यहाँ जो है एक बात समझे, यहाँ जब काइनेज ये रिमूव कर रहा होता है तो साथ ही वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ स्प्लिट होता है। सेम सेम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी जो है वो स्प्लिट होता है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ना, तो क्या होता है, बॉन्ड बाई यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ बॉन्ड का यहाँ कट लगता है। सही, वाटर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है, और यही फॉस्फेट जो है फिर एडीपी और एटीपी के साथ जो है वो अटैच होता है। सही, और ये जो ऑक्सीजन बाकी ये रहा ना, ये ऑक्सीजन ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को वैलेंसी 2 है, कार्बन की 4 है, तो ऑक्सीजन तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा ना, तो वो क्या करेगा, कार्बन से जो है वो डबल बॉन्ड बना देता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड था ना, वो कार्बन ऑक्सीजन के माबेन जो है वो शिफ्ट कर गया। सही, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है जी, और कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन के साथ दरमियान 4, तो ये सेटिस्फाइड। ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है भाई, इसको आप यहाँ ये रिमूव कर ले। सही है, हम कह रहे हैं कि फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट होता है, किस तरह कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट, वाटर मॉलिक्यूल के हमने कहा कि वो फास्फेट को हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हुआ, हाइड्रोजन कहाँ आता है, हाइड्रोजन आप मुलायदा करें ना, यहाँ यहाँ कार्बन ये कार्बन जो है इसके साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ देख ले तो तीसरा हाइड्रोजन भी आया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर मॉलिक्यूल से आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, वो ख़त्म हो गया, तो क्या कितने बॉन्ड बनाते हैं रह गए कार्बन के बाद, कार्बन 1 2 3, तो एक तो चाहिए ना इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो कहाँ से आ जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको डोनेट कर देता है। यह जी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। देख ले आप, नेक्स्ट क्या होता है, ये हमने जो है वो डाइसल्फाइड ट्रिफॉस्फेट को पढ़ा ना, तो आपने मुलाजा किया हुआ है कि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जब ब्रेक होता है तो वो क्या 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, 2 3 कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है। सही, तो क्या होता है, उसमें जो है एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें तो सीरीज ऑफ रिएक्शन हुए और वो फाइनली पायरुवेट जो है उन्होंने बना डाला। ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट नेक्स्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट को। हमने पढ़ा कि ये कन्वर्ट हो सकता है, एसिमिलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं, और जब ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देते हैं तो सेम टू सेम जो है वो सारे रिएक्शंस इसमें रिपीट हो जाते हैं, और इससे पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इससे भी बन जाता है। तो कितने पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने जी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है आपके दो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके दो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स ये बनते हैं। सही है, अब एनर्जी बैलेंस करते हैं कि आपके ग्लाइकोलिसिस में जो है वो कितने जो है वो एनर्जीज प्रोड्यूस होते हैं, एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो देख ले, एक NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो 3 एटीपी के बराबर है। एक एटीपी यहाँ बना, एक एटीपी यहाँ बना, ये कितने मॉलिक्यूल, एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जब पायरुवेट को कन्वर्ट होता है तो क्या कितने, 5 जो है 5 आपके एटीपी बनते हैं। NADH2 मैंने कहा कि ये 3 एटीपी के बराबर है, तो 3 4 और ये आपके 5 एटीपी।
सही। इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हम कहते हैं कि वो भी कन्वर्ट होगा, और वो भी जो है सारा का जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है वो करके पायरुवेट बनाएगा। तो एक मालिक्यूल से 5 बने, दूसरे से भी 5 बनेंगे, फिर दूसरे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से भी 5 बनेंगे। 5 जमा 5 ये कितने एटीपी हुए? ये 10 एटीपी हुए जी, 10 एटीपीज हुए ये, सही। और जब हम रिएक्शन नेट एटीपीज की हम बात करें तो आप देख लें, रिएक्शन जब हम स्टार्ट हो रहा था तो एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुआ, और एक एटीपी रिएक्शन नंबर 3 में जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। एक एटीपी जो ग्लूकोज से फॉस्फेट बना तो वहाँ इस्तेमाल हुआ। फिर जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1 6 बाई फॉस्फेट बनता है तो वह एटीपी इस्तेमाल होता है। तो 2 एटीपी इस्तेमाल हुए, 10 टोटल बने, उसमें 2 एटीपी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कंज्यूम हुए। तो नेट गेन क्या हुआ? 10 माइनस 2 हुआ। तो रिजल्टेंट आपके पास कितने एटीपी आ गए? 8 एटीपी। तो जब एक मालिक्यूल ग्लूकोज मालिक्यूल में रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस का जो वो स्टेप होता है तो उससे कितने नेट एटीपी बनते हैं जी? 8 एटीपी बनते हैं। यहाँ तक काफ़ी है सुनने का, समझने का, टाइम देने का। शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे।